वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देख, आज हम एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें कौन कौन सा टॉपिक आप पढ़ेंगे उसको आप देख लीजिए एक बार, फिर हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें बताया जाएगा आउटपुट फ्रॉम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से आउटपुट हम कैसे कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा टॉपिक होगा कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट, मतलब जो ट्रांजिस्टर में कट ऑफ क्या होता है और सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है, ये किस रीजन में कट ऑफ रीजन में चला जाता है, कब सैचुरेट होता है, ये बताया जाएगा। तीसरे में आपको बताया जाएगा स्टेबिलिटी फैक्टर। स्टेबिलिटी फैक्टर अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद में मेथड ऑफ ट्रांजिस्टर बायसिंग। ट्रांजिस्टर बायसिंग का जो मुख्य रूप से 4 टाइप्स हैं, इसमें मैं 3 ही अभी डिस्कस करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो नंबर 4 है उसको डिस्कस करूँगा। पहला आपका बेस रजिस्टर मेथड, दूसरा इमीटर बायस मेथड होगा, तीसरा बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक। ये आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से आउटपुट कैसे हम प्राप्त करेंगे, इसके लिए ये एक सर्किट बनाया गया है। आप इसको समझिए। देखिए, इसके लिए आपको क्या करना होगा। एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसके 2 सिरे दिखाए गए हैं, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2। वीसीसी है ये कलेक्टर पे हमें बैटरी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है बैटरी के। उसके बाद में एक कलेक्टर रेजिस्टेंस लगाया गया है, इसको कलेक्टर के टर्मिनल के साथ में जोड़ दिया गया है ट्रांजिस्टर के। उसके साथ में इसी कलेक्टर टर्मिनल से एक कैपेसिटर लगाया गया है, एक टर्मिनल इधर निकाला गया है। उसके बाद में बेस टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल, ये कॉमन इमीटर को दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे हमें सिग्नल इनपुट दिया जाता है और यहाँ से हम अब आउटपुट कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये चीज़ इसमें हम सीख रहे हैं। तो सिग्नल इनपुट दे दिया गया, उसके बाद में आउटपुट हम वीसीसी और जो आपका कलेक्टर टर्मिनल है और वीसीसी, इन दोनों के बीच में आउटपुट ले सकते हैं। मतलब आरसी जो है कलेक्टर रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम किसी भी लोड को लगा सकते हैं आरसी के जगह पे। दूसरा मेथड आउटपुट लेने का ये है, टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 के बीच में आउटपुट हम ले सकते हैं। तो देखिए, पहले हम आरसी की चर्चा कर लेते हैं। मतलब जो कलेक्टर साइड में लोड लगाएंगे वहाँ से हम कैसे प्राप्त कर पाएंगे आउटपुट। जो लोड कलेक्टर रेजिस्टेंस है उसकी जगह पे हम लोड को अप्लाई करके यहाँ से आउटपुट ले सकते हैं। अब इसमें आउटपुट कैसे मिलेगा, जब हम आरसी की जगह पे लोड अप्लाई करेंगे तो आईसी जो करंट है कलेक्टर करंट वो, और जितना लोड अप्लाई करेंगे वहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो उसके अक्रॉस में आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। देखिए यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज जो मिलेगा वो कैसे मिलेगा, आईसी कितना फ्लो हो रहा है और ये आरसी कितना है, तो आउटपुट वोल्टेज यहाँ पे मिलेगा। दूसरी विधि है आउटपुट टर्मिनल 1 और 2 के बीच में। अब इस केस में हमें देखना होगा कि देखिए आउटपुट यहाँ और यहाँ से ले रहे हैं, तो जो आईसीआरसी है ये वोल्टेज ड्रॉप होगा यहाँ पे। उसके साथ में जो वीसीसी है, वीसीसी में से आईसीआरसी जब हम निकाल देंगे तो जो बचेगा यहाँ से आउटपुट हमें 1 और 2 टर्मिनल से मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आप तो वीसीसी कैन नॉट पास थ्रू कैपेसिटर। अब देखिए, जो वीसीसी मतलब जो अप्लाइड वोल्टेज है, कलेक्टर सर्किट वोल्टेज है, वो कैपेसिटर से पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका रीज़न ये होता है कि कैपेसिटर जो होता है वो केवल वेरिंग वोल्टेज को पास होने देता है, अपने कैपेसिटर से अक्रॉस से अपीयर होता है, और जो कांस्टेंट वोल्टेज होता है उसको स्टॉप कर देता है। तो आउटपुट जो मिलेगा वो माइनस आईसीआरसी मिल जाएगा आपको। अब देखिए, कट ऑफ एंड सैचुरेशन पॉइंट। किसी भी ट्रांजिस्टर के लिए कट ऑफ क्या होता है, कट ऑफ पॉइंट क्या है, सैचुरेशन पॉइंट क्या है, तो उसके लिए हमें एक सर्किट को कंसीडर करना होगा। तो यहाँ पे एनपीएन ट्रांजिस्टर को हम कॉमन इमीटर मेथड से स्टडी करेंगे। तो ये कॉमन इमीटर का एक सर्किट डायग्राम है। बेस करंट यहाँ से फ्लो हो रही है, ये आपका अप्लाइड वोल्टेज वी बी ई है, और ये वी सी सी है, इधर से कलेक्टर करंट है, और ये आर सी लोड है कलेक्टर रेजिस्टेंस का। अब देखिए कट ऑफ पॉइंट क्या है। कट ऑफ पॉइंट वह पॉइंट होता है जहाँ पर लोड लाइन, जो हम लोड लाइन प्लॉट करते हैं, ये ऊपर बताया जा चुका है।
तो लोड लाइन पर यह वह बिंदु होता है जहाँ पर जो हमारा बेस करंट है वो जीरो हो। तो इस पॉइंट को हम कहते हैं कट ऑफ बिंदु। सैचुरेशन पॉइंट देखते हैं। सैचुरेशन पॉइंट किसको कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट वह पॉइंट होता है जब लोड लाइन पर जो बेस करंट है वो सैचुरेटेड करंट पर कट करती है, और ये पॉइंट कहलाता है सैचुरेशन पॉइंट। देखिए अब इसको समझिए, ये लोड लाइन है हमारी, और इस लोड लाइन में आई बी इक्वल टू जीरो जब होगा, मतलब ये आपका आई बी बराबर जीरो जो दिखाया गया है, इस पॉइंट पे लोड लाइन जो कट की है इस पॉइंट को हम बोलेंगे कट ऑफ पॉइंट। उसके बाद में सैचुरेशन पॉइंट वह पॉइंट आएगा कि जब मैक्सिमम बेस करंट यहाँ से क्या हो जा रही हो, फ्लो हो जा रही हो, मतलब वी सी सी बटा में आर सी। ये आई सी की मैक्सिमम वैल्यू है, वी सी सी बटा में आर सी। अब इस पॉइंट के बाद में बेस करंट इस पॉइंट पे कितना फ्लो होगी, मैक्सिमम बेस करंट कितना फ्लो होगी, तो ये करंट जहाँ से कांस्टेंट होती है, मतलब ये आपका 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह से इंक्रीज हो रहा है, तो मैक्सिमम वी सी सी बटा में आर सी इस पॉइंट पे आता है। तो इस पॉइंट पे आई बी बराबर जो आपका सैचुरेशन पॉइंट बन रहा है, इस पॉइंट पे जब ये वैल्यू आपकी लोड लाइन कट कर रही है तो इसी बिंदु को हम बोलते हैं सैचुरेशन पॉइंट। एक्टिव रीजन देखिए, ट्रांजिस्टर का जो है एक्टिव रीजन वो क्या है? एक्टिव का मतलब होता है कि जैसे आप एक्टिवेट हो गए, किसी काम को कर रहे हैं, जल्दी करने से पहले आप अभी पूर्णतः स्टेबल कंडीशन में है, कहीं मूव नहीं कर रहे हैं, अचानक से एक्टिवेट हो गए और काम करना स्टार्ट कर दिए। तो उसी तरह होता है ट्रांजिस्टर के केस में। यहाँ पे भी जो एक्टिव रीजन होता है, एक पॉइंट, एक हम रेंज मान लेते हैं, जैसे जो आपका कट ऑफ रेंज, कट ऑफ पॉइंट है और सैचुरेशन पॉइंट है, इनके बीच का जो रीजन मिलता है आपको वो कहलाता है एक्टिव रीजन। जैसे आपसे बोल दिया जाए कि आप किसी एक बिंदु से ए से बी तक जाएंगे और वहीं से रिटर्न आ जाएंगे, तो ए से बी के बीच का जो रेंज हो गया आपका, ये आपका एक्टिव रीजन हो गया, इसमें ही आप वर्क करेंगे। उसी तरह ट्रांजिस्टर के लिए होता है। अब ट्रांजिस्टर के पास में जो दोनों टर्मिनल हैं J1 और J2 जंक्शन, पहले J1 जंक्शन को हम ऐसे भी बुला सकते हैं, इमीटर बेस, इमीटर डायोड भी बोल सकते हैं। दूसरा कलेक्टर बेस, इसको हम कलेक्टर डायोड भी बोल सकते हैं। तो कट ऑफ क्या हो गया, इमीटर डायोड एंड कलेक्टर डायोड जो है वो जो हमारा कट ऑफ पॉइंट होगा उसमें इमीटर डायोड और कलेक्टर डायोड ये दोनों ऑफ कंडीशन में होंगे, मतलब हमारा जंक्शन ट्रांजिस्टर कोई भी उससे करंट नहीं फ्लो होगी, बेस करंट जीरो हो तो कोई भी करंट नहीं फ्लो होगी। एक्टिव रीजन में क्या होता है, एक्टिव कब कहलाएगा, जब हमारा इमीटर डायोड ऑन हो और कलेक्टर डायोड ऑफ कंडीशन में हो, वो कहलाएगा हमारा एक्टिव रीजन, मतलब J1 फॉरवर्ड बायस में हो, J2 रिवर्स बायस में हो। उसके बाद में सैचुरेटेड जो पॉइंट है, इमीटर डायोड और कलेक्टर डायोड दोनों ऑन कंडीशन में है, मतलब दोनों फॉरवर्ड बायस में है, इमीटर और कलेक्टर, तो वो सैचुरेशन पॉइंट कहलाता है। अब यहाँ देखिए ये आपका बेस कलेक्टर डायोड, बेस इमीटर डायोड दिखाया गया है। इसके बाद है आपका स्टेबिलिटी फैक्टर। तो स्टेबिलिटी फैक्टर किसको बोलते हैं? मेनली स्टेबिलिटी का मतलब आपको बताया गया है पिछले वीडियो में कि स्टेबिलिटी में से होता है कि ट्रांजिस्टर का स्टेबल रूप में ऑपरेशन करना, मतलब ट्रांजिस्टर जो है वो उसमें ज़्यादा नॉइज ना आए और ज़्यादा कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो सर्किट में, तो स्टेबल वो रहेगा सर्किट में, तभी अच्छे से प्रॉपर वर्क कर पाएगा। तो स्टेबिलिटी फैक्टर जो होता है वो कलेक्टर करंट और लीकेज करंट इन दोनों में जो चेंज होता है उसके अनुपात को हम बोलते हैं। अब ट्रांजिस्टर बायसिंग देखते हैं। ट्रांजिस्टर की बायसिंग मुख्य रूप से 4 टाइप्स की होती है। हम कहाँ किसको यूज करेंगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 टाइप कौन कौन सा है? बेस रजिस्टर मेथड है, दूसरा इमीटर बायस मेथड है, तीसरा आपका बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर है, चौथा आपका वोल्टेज डिवाइडर बायस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेस रजिस्टर मेथड जो है ये कैसे वर्क करता है और ये कौन सी बायसिंग है, हम कैसे
ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट करेंगे सर्किट में बेस रजिस्टर मेथड की सहायता से। यहाँ पे आपको एक ट्रांजिस्टर दिख रहा होगा फिगर में, और ये कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का है। इसमें क्या किया जाता है, बायस रजिस्टर मेथड, मतलब बायस रजिस्टर, तब एक रजिस्टर जोड़ा जाता है बेस के सर्किट के साथ में। तो बेस का टर्मिनल आप देख रहे हैं यहाँ पे, इस सर्किट के साथ में आपको एक रेजिस्टेंस जोड़ना होता है, बेस रेजिस्टेंस आरबी, और जो हमारी सप्लाई है वीसीसी, वो पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव सिरा यहाँ से जुड़ेगा आपका कलेक्टर से, और इमीटर आपका कॉमन रहेगा। अब हमारा जो सिग्नल होगा आप इनपुट करेंगे यहाँ से बेस टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल से वी यहाँ पे एक सप्लाई वोल्टेज है, और यहाँ से आप देख रहे होंगे कलेक्टर इमीटर वोल्टेज आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार के बायसिंग में होता क्या है कि जो आरबी है उसकी वैल्यू बहुत हाई रखते हैं हम, लगभग 750 किलो ओम के आसपास, और जो आपका बेस टर्मिनल है उसको हम पॉजिटिव इंड से जोड़ देते हैं। मतलब ये आपकी जो आरबी है, आरबी रेजिस्टेंस का एक सिरा है, उसको वीसीसी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। उसके बाद में आप क्या करेंगे, अब हमें ट्रांजिस्टर के बेस के लिए आवश्यक करंट जो है वो वीसीसी से प्राप्त होने लगती है, और आरबी को हम अब सेट करेंगे। आरबी की वैल्यू को सेट करके आउटपुट हम प्राप्त कर सकेंगे। कैसे, आरबी की वैल्यू जो हम सेट करेंगे तो यहाँ से आने वाली करंट कम ज़्यादा होगी, तो उसके अनुसार हमारा ट्रांजिस्टर का आउटपुट भी बढ़ेगा घटेगा, और यहाँ पे आउटपुट जो वोल्टेज आप वीसीई प्राप्त कर रहे हैं ये कम ज़्यादा मिलेगा। तो आईसी करंट जो होगा ये कैसे निर्धारित होता है, पीछे इक्वेशन अब ड्राइव किया गया, आईसी बराबर बीटा आई बी। तो बीटा यहाँ पे एक पैरामीटर है, किसके लिए है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए। बीटा जो है ये इसका करंट गेन फैक्टर है। अब आई बी की वैल्यू हम यहाँ पे लाके पुट करेंगे, तो आई बी बराबर आई सी बटा में बीटा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ से लेकर के ए बी ई एन ए बी ई एन ए में आपको के लगा देना है। के जब लगाएंगे तो फाइनली आप निकल के आता है वी सी सी बराबर आई बी आर बी प्लस वी बी ई। और यहाँ से हम बेस वैल्यू रेजिस्टेंस की कैलकुलेट करेंगे, कौन सा रेजिस्टेंस कितनी वैल्यू का लगाएंगे वो कैसे निकालेंगे, वी सी सी माइनस वी ई बटा में आई बी से। अब जो हमारा बेस इमीटर वोल्टेज है उसकी वैल्यू वीसीसी से बहुत कम होती है, तो हम एक तरीके का मान सकते हैं कि इसको नेग्लिजिबल है, लगभग 1 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.7 वोल्ट इस तरह का होता है। तो हम नेग्लिजिबल मानेंगे तो आरबी की वैल्यू डायरेक्ट हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज जो आपका वीसीसी है वो बटा में बेस करंट कितना फ्लो हो रही है, वहाँ से हम निकाल लेंगे। अब स्टेबिलिटी फैक्टर निकालने के लिए जो कलेक्टर करंट है, कलेक्टर करंट बराबर अब डायरेक्टली यहाँ पुट कर सकते हैं बीटा प्लस 1/1 माइनस बीटा डेल आई बी बटा में डेल आई सी। अब यदि हम यहाँ पे डी आई बी बटा में डी आई सी की जगह पे 0 पुट कर दें तो हमारा फाइनली निकल के आ जाता है स्टेबिलिटी फैक्टर यस इक्वल टू बीटा प्लस 1। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो ये बायस मेथड है, रजिस्टर बायस मेथड, ये इसकी सर्किट तो इजी होगी, बट यहाँ पे एक अलग से रेजिस्टेंस की आवश्यकता होगी, और इसमें स्टेबिलिटी फैक्टर जो इसका है वी बीटा प्लस 1 का वैल्यू, इसका मतलब हो गया कि इसका पुअर होगा, अच्छा नहीं होगा। और बेस इमीटर जंक्शन जो होगा इसका, यहाँ पे कोई भी अलग से रेजिस्टेंस इसमें लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। स्टेबिलिटी फैक्टर आप जनरल सी बात है कि बीटा प्लस 1 है तो हाई होगा, बीटा की वैल्यू हमेशा 100 से ऊपर ही होती है, तो इसके कारण ये बहुत कम उपयोग किया जाता है, जो नॉइज़ क्रिएट करता है सर्किट में। स्टेबलाइजेशन इसका बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट आपका इमीटर बायस सर्किट। देखिए इमीटर बायस सर्किट में क्या है, ध्यान से देखेंगे। इमीटर बायस सर्किट, इमीटर उसमें टर्मिनल में आपके देखेंगे पिछले वाले में, वहाँ पे वी इमीटर वोल्टेज नहीं जुड़ा होता, बैटरी टर्मिनल नहीं जुड़ा था। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस आर बी भी कनेक्ट है, उसके साथ में एक आर ई भी कनेक्ट है इमीटर टर्मिनल के साथ में, और आर सी भी कनेक्ट है। ठीक है, तो अब होता क्या है, इसमें बायसिंग सर्किट में 2 प्रकार का डीसी वोल्टेज सोर्स इसमें उपयोग किया जाएगा। अभी बताया मैं वीसीसी और वी को हम ये रिवर्स बायस में कनेक्ट किया जाता है, इससे फ़ायदा होता है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में।
अब इसको हम सर्किट को एक सिंपलीफाइड फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। तो चेंज करने के बाद में हमें ये सर्किट मिलेगी जो आप देख रहे हैं अभी। कलेक्टर आईसी करंट अब हम निकालेंगे, एनालाइज करेंगे कि हमारी जो आईसी करंट वो कितना आएगा, स्टेबलाइजेशन फैक्टर है वो कितना आएगा। तो इसके लिए हमें एक सिंपलीफाइड फॉर्म चाहिए होता है सर्किट का। तो यहाँ पे बनाया गया है, अब देखिए आर और आर और यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट है और ऊपर एक बैटरी कनेक्ट है। अब हम यहाँ पे केवीएल पुट करेंगे किसके इसके बीच में, जो आपका बेस टर्मिनल है, इमीटर टर्मिनल है, यहाँ से लेके जो रेड एरो बना है इस सर्किट को फॉलो करते हुए हम केवीएल अप्लाई करेंगे। उसके बाद में फाइनली हम निकाल पाएंगे कि हमारा यहाँ से आईसी या आईबी बेस करंट कितना आ रहा है। तो चलिए पुट करते हैं, केवीएल लगाएंगे। यू विल ऑलरेडी नो, केवीएल बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ाया भी जाता है और आपको आना चाहिए अच्छे से। तो यहाँ पे पुट करेंगे केवीएल। उसके बाद में फाइनली हमारा करंट निकल के आ जाता है वी, जो आई बटा में बीटा लगभग होता है। तो इसकी जगह पे हम आई सी भी लिख सकते हैं, आई सी बटा में बीटा, क्योंकि आई सी और आई ये दोनों लगभग बराबर होते हैं। अब डायरेक्टली हम इसको इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद में आते हैं यहाँ पे इमीटर करेंट वी ई माइनस वी बी बटा में आर बी बटा में बीटा प्लस आर ई। ठीक है, अब यहाँ पे इमीटर करेंट की जगह पे हम आई सी भी पुट कर सकते हैं। तो एक इक्वेशन और मिल जाएगा आपको, आई सी इक्वल टू वी ई माइनस वी बी बटा में आर ई प्लस आर बी बटा में बीटा। कलेक्टर इमीटर वोल्टेज अब हम कैसे निकालेंगे, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, ये हो गया आपका कलेक्टर, ये हो गया इमीटर, इसके बीच में वोल्टेज कितना आएगा। इसको निकालने के लिए ये सर्किट देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेस वोल्टेज है माइनस वी है प्लस वी सी सी है और आर सी वी सी, ये कलेक्टर वोल्टेज हो गया, इमीटर वोल्टेज हो गया। ये जो ग्राउंडिंग दिखाई गई इसका मतलब ये है कि ये सभी टर्मिनल एक दूसरे के आपस में आके जुड़ जाते हैं, मतलब कॉमन हो जाते हैं। इमीटर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इमीटर वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा, वी ई। ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे माइनस वी ई है प्लस, इसमें से करंट जब आर ई में से गुजरेगा तो यहाँ पे आई जो मीटर करंट गुजरेगी वो वोल्टेज ड्रॉप होगा। तो दोनों को जोड़ने के बाद में आपको मिलेगा यहाँ पे वी ई। इसका मतलब ये कम प्राप्त होगा। बेस वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब बेस वोल्टेज ये देखिए इधर से मिलेगा आपको, वो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आप वी ई प्लस जो बेस इमीटर, बेस और इमीटर के बीच में वोल्टेज है वो, और इमीटर जो इमीटर के क्रॉस में जो वोल्टेज है वो, इन दोनों को जोड़ने के बाद में हमें बेस वोल्टेज मिलेगा। फाइनली हम वी सी सी कैसे फाइंड आउट करेंगे, वी सी सी जो होगा हमारा वो वी सी सी, ये देखिए ऊपर से वी सी सी अप्लाई है माइनस उसमें, उसके बाद में यहाँ पे आर सी एक रेजिस्टेंस लगा है, तो इसकी वैल्यू को हम वोल्टेज आप उसके क्रॉस माइनस कर लेंगे तो वी सी सी आपको मिल जाएगा। इसके बाद में हम फाइनली कैलकुलेट कर पाते हैं कि वी सी ई जो होगा वी सी सी प्लस वी ई माइनस आई सी आर सी प्लस आर ई हो जाएगा। अब इसके बाद हम स्टेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। स्टेबिलिटी जो आई सी और आई इस केस में लगभग बराबर होते हैं, तो आप आई सी भी ले सकते हैं, आई बी भी ले सकते हैं। तो वी ई माइनस वी ई बटा में आर ई प्लस आर बी बटा में बीटा, ये हो जाएगा आपका स्टेबिलिटी फैक्टर इस प्रकार के सर्किट का। अब आगे नेक्स्ट आता है आपका बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर। यहाँ देखिए सर्किट दिखाया गया आर सी, एक कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे आर बी को हम क्या किए, बेस के साथ में डायरेक्टली कनेक्ट कर दिए हैं। तो इसका मतलब ये है कि बायसिंग विथ कलेक्टर फीडबैक, कलेक्टर से जो आउटपुट मिल रहा है ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर से, इसको हमें फिर क्या करना है, बेस के टर्मिनल से प्रोवाइड करना है। मतलब बेस के टर्मिनल में इनपुट करेंगे तो फाइनली ये कहलाएगा आपका फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है कि जो आउटपुट मिल रहा है उस आउटपुट को इनपुट मिला के जोड़ देना। अब इस प्रकार की बायसिंग में क्या करेंगे कि जो बेस रेजिस्टेंस है उसको हम बेस टर्मिनल के साथ में जोड़ेंगे और एक टर्मिनल उसका सिरा वीसीसी के साथ में जोड़ते हैं। अब यहाँ पर जीरो सिग्नल बेस करंट को वीसीसी से डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, इसको हम किससे डिटरमाइन करेंगे, कॉमन बेस वोल्टेज से। सर्किट एनालिसिस, देखिए सर्किट एनालिसिस में हम अगेन इसमें भी वही केवीएल पुट करेंगे, वीसीसी बराबर आई सी आर सी प्लस आई बी आर बी वी बी, और फाइनली हम निकालते हैं यहाँ से बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू और आईसी की वैल्यू। ठीक है, तो बेस रेजिस्टेंस की वैल्यू जो आएगी आपकी वो आ जाएगी आर बी बटा में आर बी इक्वल टू वी सी बी बटा में आई बी। ये कैसे आएगा, जो आपका वी सी सी माइनस वी बी माइनस आई सी आर सी बटा में आई बी है। अब यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है आई सी बराबर बीटा आई बी, और यहाँ से हम आई बी की वैल्यू ला के
पुट कर सकते हैं या फिर आईसी की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। तो हमें आईबी के टर्म में चाहिए, तो आईबी को नहीं रखेंगे, आईसी की जगह पे रखेंगे बीटा प्लस बीटा आईबी। तो यहाँ पे देखिए रखा गया है वीसीसी माइनस वीबी माइनस आईबी बीटा आरसी बटा में आईबी। और अल्टरनेटिवली ये होता है कि जो आपका कॉमन इमीटर वोल्टेज होता है, वोल्टेज सोर्स है, वो बेस इमीटर वोल्टेज और कलेक्टर वोल्टेज सोर्स के दोनों के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से हम कॉमन इमीटर वोल्टेज सोर्स फाइंड आउट करेंगे वीसी माइनस वीबी और ला के वैल्यू पुट करेंगे, तो फाइनली हमें मिल जाएगा बेस रेजिस्टेंस इक्वल टू कलेक्टर बेस वोल्टेज बटा में बेस करेंट, और बेस करंट जो होगा आईसी बटा में बीटा। स्टेबिलिटी फैक्टर इसका जो होगा वो कम होता है बीटा प्लस 1 से। तो इसका मतलब ये अच्छी विधि है अकॉर्डिंग टू बेस रजिस्टर बायस मेथड। और यहाँ से आईसी की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो वीसीसी माइनस वीबी बटा में आरबी बीटा प्लस आरसी आएगा, और वीसीसी माइनस आईसी आरसी। अब इसका जो एडवांटेज है क्या है, इसमें केवल एक बेस रेजिस्टेंस की आवश्यकता होती है, दूसरा इसकी थर्मल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। डिसएडवांटेज इस सर्किट के क्या है, ये प्रॉपर स्टेबलाइजेशन जो होता है वो नहीं ट्रांजिस्टर को प्रोवाइड कर पाता है, और इसमें फीडबैक जो होता है वो नेगेटिव होता है, जिसके कारण इसका जो आउटपुट होगा वो कम प्राप्त होगा, मतलब आउटपुट में गेन कम मिलेगा आपको। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, इसके लिए देखिए इन गिवन सर्किट सिलिकॉन ट्रांजिस्टर बायस्ड बाई कलेक्टर फीडबैक रजिस्टर मेथड डिटरमाइन द ऑपरेटिंग पॉइंट गिवन दैट बीटा इक्वल टू 100। सबसे पहले हम ये सर्किट को देखेंगे, और यहाँ पे क्या क्या दिया गया है, आरबी की वैल्यू दी गई है, आरसी की वैल्यू दी गई है, वीसीसी की वैल्यू दी गई है 20 वोल्ट, और सिलिकॉन ट्रांजिस्टर है तो ये आपका जो VBE होगा वो होगा 0.7 वोल्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू आपको गिवन है। उसके बाद में अब फार्मूला लगाएंगे आप, आई सी इक्वल टू VCC माइनस VBE बटा में RB बटा में बीटा प्लस RC, सब वैल्यू पुट करेंगे, ये कैलकुलेट कर लेंगे 9.65 मिली एम्पियर आएगा। और VCE कलेक्टर इमीटर वोल्टेज की वैल्यू जो आएगी वो VCC में से ICRC को माइनस करने के बाद में 10.35 वोल्ट आएगा। ठीक, तो ये आपका है। इसके बाद में अब आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।